दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा इसे एक रहने योग्य ग्रह बनाती है। वायुमंडल का 21% भाग इसी जीवनदायी तत्व से बना है, लेकिन गहरे अतीत में -2.8 से 2.5 अरब साल पहले न्यूआर्कियन युग में यह ऑक्सीजन लगभग अनुपस्थित थी। तो पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन युक्त कैसे हो गया? आखिर धरती पर ऑक्सीजन कहां से आया? आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित नया शोध एक नई संभावना को जोड़ता है कि पृथ्वी के शुरुआती ऑक्सीजन का कम से कम कुछ भाग पृथ्वी की ऊपरी सतह के संचलन और विनाश के माध्यम से एक टेक्टोनिक स्रोत से आया। आर्कियन युग हमारे ग्रह के इतिहास के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 2.5 अरब साल पहले से लेकर 4 अरब साल पहले तक यह पृथ्वी तब एक पानी की दुनिया थी, जो हरे महासागरों से ढकी हुई थी, मीथेन की धुंध में डूबी हुई थी और जिसमें बहुकोशिकीय जीवन का पूरी तरह से अभाव था। इस दुनिया का एक अन्य अनजान पहलू इसकी टेक्टोनिक गतिविधि की प्रकृति थी। आधुनिक पृथ्वी पर प्रमुख टेक्टोनिक गतिविधि को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, जहां महासागरीय आवरण महासागरों के नीचे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अभिसरण के बिंदु पर पृथ्वी के मेंटल में डूब जाती है, जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। हालांकि इस बात पर काफी बहस है कि क्या प्लेट टेक्टोनिक्स आर्कियन युग में भी सक्रिय थी। आधुनिक सबडक्शन जोन की एक विशेषता ऑक्सीकृत मैग्मास के साथ उनका जुड़ाव है। ये मैग्मा तब बनते हैं जब ऑक्सीकृत तलछट और नीचे का पानी समुद्र तल के पास ठंडा घना पानी पृथ्वी के मेंटल में प्रवेश करता है। यह उच्च ऑक्सीजन और पानी की मात्रा वाले मैग्मा का उत्पादन करता है। शोध का उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या आर्कियन तल के पानी और तलछट में ऑक्सीकृत सामग्री की अनुपस्थिति ऑक्सीकृत मैग्मा के निर्माण को रोक सकती है। न्यूआर्कियन मैग्मेटिक चट्टानों में ऐसे मैग्मा की पहचान इस बात का प्रमाण दे सकती है कि सबडक्शन और प्लेट टेक्टोनिक्स 2.7 अरब साल पहले हुए थे। सुपीरियर प्रांत के एबिटिबीवावा उपप्रांत से 275 से 267 करोड़ वर्ष पुरानी ग्रेनाइट चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए। यह विन्निपेग, मैनिटोबा से सुदूर पूर्वी क्यूबेक तक 2000 किलोमीटर तक फैला सबसे बड़ा संरक्षित आर्कियन महाद्वीप है। इसने हमें न्यूआर्कियन युग में उत्पन्न मैग्मा के ऑक्सीकरण के स्तर की जांच करने में मदद की। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण के माध्यम से बनने वाली इन मैग्मेटिक चट्टानों की ऑक्सीकरण अवस्था को मापना चुनौतीपूर्ण है। क्रिस्टलीकरण के बाद की घटनाओं ने बाद में विरूपण, दबाव या गर्मी के माध्यम से इन चट्टानों का स्वरूप बदल दिया होगा। लिहाजा खनिज एपेटाइट को देखने का फैसला किया गया, जो इन चट्टानों में जिक्रोन क्रिस्टल में मौजूद है। जिरकोन क्रिस्टल तीव्र तापमान और क्रिस्टलीकरण के बाद की घटनाओं के दबाव का सामना कर सकते हैं। वे उन वातावरणों के बारे में सुराग बनाए रखते हैं जिनमें वे मूल रूप से बने थे और स्वयं चट्टानों के लिए सटीक आयु प्रदान करते हैं। छोटे एपेटाइट क्रिस्टल जो 30 माइक्रोन से कम चौड़े होते हैं, एक मानव त्वचा कोशिका का आकार जिरकोन क्रिस्टल में फंस जाते हैं। इनमें सल्फर होता है। एपेटाइट में सल्फर की मात्रा को मापकर यह स्थापित किया जा सकता है कि क्या एपेटाइट ऑक्सीकृत मैग्मा से विकसित हुआ है। इलिनॉइस में आर्गोने राष्ट्रीय प्रयोगशाला में उन्नत फोटोन स्रोत सिंक्रोट्रॉन में एक्सरे अवशोषण नियर एज स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग करके मूल आर्कियन मैग्मा की ऑक्सीजन की उग्रता को सफलतापूर्वक मापने में सक्षम थे, जो अनिवार्य रूप से इसमें मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मैग्मा सल्फर सामग्री, जो शुरू में शून्य के आसपास थी, लगभग 270 करोड़ 50 लाख वर्षों में प्रति 10 लाख में 2000 भाग तक बढ़ गई। इससे संकेत मिलता है कि मैग्मा अधिक सल्फर युक्त हो गया था। इसके अतिरिक्त एपेटाइट में S6+ एक प्रकार का सल्फर आयन की प्रबलता ने सुझाव दिया कि सल्फर एक ऑक्सीडाइज्ड स्रोत से था, जो मेजबान जिरकॉन क्रिस्टल के डेटा से मेल खाता था। इन नए निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि 2.7 अरब साल पहले ऑक्सीडाइज्ड मैग्मास न्यूआर्कियन युग में बना था। आंकड़े बताते हैं कि आर्कियन महासागर के जलाशयों में घुलित ऑक्सीजन की कमी ने सबडक्शन क्षेत्रों में सल्फर युक्त ऑक्सीकृत मैग्मा के जमाव को नहीं रोका।
इन मैग्मा में ऑक्सीजन किसी अन्य स्रोत से आया होगा और अंततः ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान वातावरण में फैल गया। रिसर्चर्स ने पाया कि इन ऑक्सीकृत मैग्मास की घटना सुपीरियर प्रांत और यिलगारन क्रेटन में प्रमुख सोने के खनिजकरण की घटनाओं से संबंधित है, जो इन ऑक्सीजन युक्त स्रोतों और वैश्विक विश्व स्तरीय अयस्क भंडार के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। इन ऑक्सीकृत मैग्माओं के निहितार्थ प्रारंभिक पृथ्वी भूगतिकी की समझ से परे हैं। पहले यह सोचा जाता था कि आर्कियन मैग्मास का ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है, जब समुद्र के पानी और समुद्र के तल की चट्टानें या तलछट नहीं थे, जबकि सटीक तंत्र स्पष्ट नहीं है। इन मैग्माओं की घटना से पता चलता है कि सबडक्शन की प्रक्रिया, जहां समुद्र के पानी को हमारे ग्रह में सैकड़ों किलोमीटर ले जाया जाता है, मुक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसके बाद यह ऊपरी मेंटल को ऑक्सीडाइज करता है। अध्ययन से पता चलता है कि आर्कियन सबडक्शन पृथ्वी के ऑक्सीकरण में एक महत्वपूर्ण अप्रत्याशित कारक हो सकता है, जहां से ऑक्सीजन पृथ्वी पर फैला। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।